नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस शेड्यूल्स मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हर शेड्यूल का डिस्कशन करेंगे। याद है कि अगर 2018 का आप पेपर उठा के देख लो तो शेड्यूल से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पीसीएस, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल्स जो हैं उनका डिस्कशन किया गया है। ठीक है, one of the first mentions of schedule was made in Government of India Act 1935, where it includes 10 schedules। आप ये बात समझिए कि जब ब्रिटिश शासन था तो शासन चलाने के लिए कानून तो बनना जरूरी होता है, कुछ एक्ट बनते थे। आप समय समय पे ये भी देखते होंगे कि ब्रिटिश शासन में भी अलग अलग समय पे अलग अलग गवर्नर जनरल के द्वारा कुछ एक्ट बनाए जाते थे, जो कि भारतीय समाज में सुधारों की दृष्टि से या फिर उनके वेलफेयर के लिए भी काम होता था। तो इसी तरह का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिससे भारत के लोगों की जो इंक्लूड करने की क्षमता है, जैसे कि कुछ नेताओं को भी उसमें शासन में भागीदारी देने की बात की गई। तो 1935 में इस तरह का पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसमें भी अनुसूचियों की चर्चा थी। अनुसूची मतलब कि देश का कामकाज कैसे चलेगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ प्रमुख बातें संविधान के प्रारूप के तहत की जाती थी। तो उसमें 10 शेड्यूल था। तो देखिए ध्यान से, प्रश्नों में वेरिएशन कैसे होता है। तभी आपसे पूछता है कि भारत में इस समय कितने अनुसूचियां थी। जब देश का कानून 1950 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी। और 1947 1950 के बीच में आप ये खुद समझिए कि भारत का शासन किस कानून के तहत चलता था, तो उस पर्टिकुलर कानून में कितनी अनुसूचियां थी। तो यहाँ पे 10 अनुसूचियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासन होता था। ठीक है, लेटर व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1949। ठीक है, आप जानते हो कि कुछ पार्ट जो है संविधान जो सभा थी उसके द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। और पूरे देश में जो आपका संविधान लागू किया गया वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उस समय जो आपके शेड्यूल्स की संख्या थी, अनुसूचियों की संख्या थी, वो आपका 8 था। 8 नंबर ऑफ शेड्यूल्स इज 8। टुडे विद द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हो कि समय समय पर जब बहुत प्रमुख घटनाएं होती हैं या फिर उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट के तहत आज के डेट में 12 शेड्यूल पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो टू द पॉइंट डिस्कशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो उसके बेसिस पे हम अलग अलग शेड्यूल्स की भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे देश के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो उन सभी क्षेत्रों के नाम से संबंधित जो जानकारी मिलती है या फिर जो बातें लिखी हुई है वो आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। इसी तरीके से टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। आप इसको हिंदी में समझिए तो जो प्रदेश के क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब जितने क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन में उनका शासन होता है, उसकी व्याख्या भी फर्स्ट शेड्यूल में की गई है। ठीक है, और एक बात और बताता चलूं, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस से पूछता है कि कौन से आर्टिकल में इन बातों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 1 से अधिक भी हो सकता है। तो जो आपका फर्स्ट अनुसूची है, शेड्यूल है, वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में इनकी चर्चा पाई जाती है। अब सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द प्रोविजंस इन रिलेशन विद अलाउंस, प्रिविलेज, एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ये 3 विशेष बातें हैं। देखिए, एक होता है भत्ता, एक होता है वेतन, एक होता है आपका विशेषाधिकार, प्रिविलेज। ठीक है, तो इन तीनों बातों किसके किसके लिए कही गई है, समझिएगा ध्यान से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, जो भी जितने भी गवर्नर हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं अलग अलग स्टेट के, उनके विषय में बात कही गई। स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके लिए। तो इन सभी लोगों के भी मैं जितने लोगों का नाम लूंगा उनके उनका जो भत्ता मिलता है, ठीक, अलाउंस मिलता है, उसकी बात की गई है। उनका एमोल्यूमेंट मतलब उनका जो वेतन है उससे संबंधित बातें की गई हैं। और उनका क्षेत्राधिकार क्या है या फिर कह लीजिए कि विशेषाधिकार क्या है, उनके पास कौन सी पावर्स हैं, उन सारी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन, डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो आपका शेड्यूल 2 में मिलता है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन लोग आते हैं, प्रेसिडेंट आ गए, गवर्नर आ गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आ गए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके अंतर्गत आते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो भी राज्य हैं, तो राज्यों में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के जो पाए जाते हैं उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, उनके विषय में बात की गई है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके विषय, उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको कैग के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी को, इनके चाहे वो आपका विशेषाधिकार हो, चाहे उनका वेतन की बात हो या फिर उनके भत्ता की बात हो, तो सारी बातें शेड्यूल 2 में डिस्कस की गई हैं। अब सेकंड शेड्यूल में एक बात और करता चलूं, ये कौन कौन से आर्टिकल हैं जिन पे इनकी बात की गई है, क्योंकि आप जानते हो कि राष्ट्रपति के लिए अलग आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति के लिए अलग है। तो समझिएगा कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 65, 75, 97, 125, 148, 158, 165, 186 एंड 221। ये सारे आर्टिकल जितना मैंने नाम गिनाया है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। इन सारे आर्टिकल्स के तहत शेड्यूल का डिस्कशन है। अब थर्ड शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरे शेड्यूल में पहले ये समझ लो कौन कौन से आर्टिकल के तहत बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 130, 173, 188 एंड 219। ठीक है, जितना बिंदु सहवाग ने वनडे बनाया था, तो 219 ये लास्ट आपका है। तो थर्ड शेड्यूल में जो बातें कही गई है वो आपका शपथ, आप जानते हो कि शपथ और पुष्ट जो होती है,
कौन कौन से लोगों की शपथ पुष्टि की बात की गई वो मैं अपने डिस्कशन में दूंगा, लेकिन समझिए कि जितने लोगों को शपथ दिलाना होता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर सांसद हो, मिनिस्टर्स हो, तो उनका शपथ कैसे देना है या फिर उनकी पुष्टि कैसे होगी, तो उससे संदर्भित जितनी भी बातें हैं वो आपका थर्ड शेड्यूल में की गई है। समझिएगा ध्यान से कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब केंद्र के। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, जितने भी पार्लियामेंट में लोग निर्वाचित होकर आते हैं उनकी बात की जा रही है। एमपीज की बात की जा रही है, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो आपका राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, हर प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी बात की गई है। स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्शन कैंडिडेट जो होते हैं, ठीक है, तो विधान परिषद की बात की गई है, उनके कैंडिडेट्स की बात की गई है, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स की बात की गई है, और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, इन सभी लोगों के शपथ का जितना प्रारूप है उसका डिस्कशन आपका थर्ड शेड्यूल में मिलता है। अब फोर्थ शेड्यूल की बात करेंगे। अब फोर्थ शेड्यूल में जो बात की गई वो कुछ इस तरह से है। इट कंटेन्स द प्रोविजन इन द रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। क्योंकि आप जानते हो कि राज्यसभा जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पे काम करती है, मतलब राज्यों को केंद्र में विशेष अधिकार मिले या फिर उनके अधिकारों का हनन न हो, उनकी बातें इस केंद्र में पहुंचे, उसके लिए आपका राज्यसभा जिम्मेदार होती है। तो राज्यसभा में जितने भी लोग सदस्य आते हैं वो आपका उन्हीं अलग अलग प्रदेशों के तहत आते हैं। अलग अलग प्रदेशों के जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे विधान परिषद के हों, तो उनके द्वारा ही चुने हुए आते हैं। तो अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो हर प्रदेश में कितने राज्यसभा मेंबर होने चाहिए या फिर कितने मेंबर हैं, ठीक है, उन सबसे संबंधित जो भी आपका डिटेल कानून का डिटेल है वो आपका फोर्थ शेड्यूल में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। सो इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स, एरिया एंड शेड्यूल टाइप्स। अब बात को समझिएगा, पांचवा जो अनुसूची है वो ये कहती है कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, और कंट्रोल जो है, जितने भी आपका पिछड़े एरिया है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया है, और जितने भी पिछड़े तबके हैं, तो उनका प्रशासन, उनका ध्यान देना और उनका कंट्रोल हासिल करना। कहने का मतलब है कि उनको उचित रूप से उनके विकास के लिए सारी बातें क्लियर की जाएं और विकास की परियोजनाएं उन तक पहुंचे। इन सारी चीजों का डिस्कशन फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है, ठीक है कि नहीं। ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनको थोड़ा फंड ज्यादा पहुंचाना है, उनको घर की व्यवस्था करनी है, तो ये सारी बातें कैसे डिस्कस होती है, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत डिस्कस होती है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो पांचवा शेड्यूल है वो आपका आर्टिकल 244 244 के तहत उस पर बात की जाती है। अब सिक्स्थ शेड्यूल यहीं पे देख लेते हैं, ये भी लगभग पिछले जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें ट्राइबल एरिया, ठीक है, तो ट्राइबल एरिया किन किन प्रदेशों की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, उनका डिस्कशन सिक्स्थ शेड्यूल में की जाती है। और जो यहाँ पे आपका आर्टिकल जिम्मेदार है वो है आपका 244 एंड 275। तो सिक्स शेड्यूल की जितने भी बातें हैं, इन चारों प्रदेशों से संबंधित ट्राइबल एरियाज के प्रशासन की बात वो आपका सिक्स शेड्यूल में की गई है। अब सेवंथ शेड्यूल की बात करते हैं। सो सेवंथ शेड्यूल जो है आर्टिकल 246 के तहत बात की गई है। आप जानते हो कि दिस शेड्यूल डील्स विद द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट। आप जानते हो कि हमारे देश में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग विषय होते हैं जिन पर सरकार को काम करना होता है, ध्यान देना होता है। जैसे हो गया बिजली, हो गया शिक्षा, हो गई, ठीक है, और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ग्रामीण विकास हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब जितने भी एरियाज होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको संविधान के तहत तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इनको क्षेत्र बोलते हैं। तो एक होता है आपका केंद्रीय लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, एक आपका स्टेट लिस्ट होती है। कंकरेंट मतलब होता है कि दोनों ही उसमें शामिल होते हैं। इसको समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें आपका राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है और अपने ढंग से उसको लागू कर सकते हैं। यूनियन सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें केवल केंद्र की चलती है। स्टेट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें केवल स्टेट ही ध्यान देता है। लेकिन हाँ, एक अधिकार है कि स्टेट जो आपका सब्जेक्ट होता है, लिस्ट होती है, उस पर केंद्र आपका इंटरप्शन कर सकता है, केंद्र उस पर नजर रख सकता है, जबकि यूनियन के किसी भी काम में जो स्टेट है वो नजर नहीं रख सकती। ये अलग डिस्कशन हो गया, इसको कभी फिर चर्चा करेंगे अलग से। अब बात करते हैं एट्थ शेड्यूल की। अब समझिएगा, इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में एट्थ शेड्यूल के अंतर्गत देश में कुल 22 भाषाओं को चिन्हित किया गया, ठीक है, वर्णित किया गया। मतलब ऐसा माना गया कि 22 प्रमुख भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड 22 भाषाएं जो है आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 इन दोनों के तहत ये बातें की गई हैं, ठीक है। तो कुछ नाम जैसे असमी हो गया, बंगाली हो गया, तो इसी तरह से पूरा नाम है, तो नाम पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। लेकिन इसमें कभी भी आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सी भाषा जो आपका 22 भाषा में सम्मिलित नहीं है। जैसे मैं एक घटना बताता हूँ कि अभी आ जाए कि भोजपुरी है कि नहीं है 22 भाषाओं में, तो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, ठीक है, कहते हैं भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो संभव है कि उसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बातें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नाइन्थ शेड्यूल की तरफ। अब यहाँ से आपको एक बात नजर में रखनी होगी, वो ये है कि देखिए 8 शेड्यूल मूल रूप से आपके संविधान में लिखे गए थे। अब उसके बाद अनुसूचियां जो बढ़ी हैं ये सारे अमेंडमेंट के द्वारा बढ़े। तो नाइन्थ जो शेड्यूल है वो आपका पहला ऐसा शेड्यूल है जो कि अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया या फिर शामिल किया गया। So it deals with the state act and regulation of the deal with the land reform and the abolition of जमींदारी सिस्टम। जैसा आप जानते हो कि हमारे देश में अंग्रेजों के शासन के समय में जमींदारी सिस्टम चलती थी, मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग, जैसे आप कोई जिला है ना तो उतना बड़ा भूभाग एक जमींदार के अंडर में है, ठीक है, और उसमें सभी को उसने क्या किया, पट्टे पे दे दिया, किराए पे जमीन दे दी है कि भैया जाओ जमीन से खेती करो और 50% 30% जो टैक्स है वो मुझको देते रहो। तो कुछ इस तरीके का आपका जमींदारी प्रथा होती थी, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है, लैंड रिफॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमि सुधार।
भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में कुछ कोई ऐसा रेगुलेशन नियम नहीं बना था जिसके तहत हम ये बात कर सकें कि इस पर्टिकुलर आदमी के पास इतनी जमीन होनी चाहिए या फिर कोई भी आदमी भूमिहीन न हो, तो उससे संबंधित जो भी सुधार किए गए उसको अपना लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में उसकी बात की गई। ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। कुछ और भी मैटर्स थे जिसके विषय में आपका 9th शेड्यूल में डिस्कशन है। ठीक है। और जो आर्टिकल इसके लिए जिम्मेदार है वो आपका 31B आर्टिकल जो है वो आपका इन सभी बातों की चर्चा करता है। अब नोट पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अब जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ वो आपका 9th शेड्यूल बनाया गया। प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडिंग द फॉर द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है कि जब 51 में लागू किया गया तो बात कही कि भैया कि इसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोई न्यायिक इसमें चेंज नहीं हो सकते। लेकिन बाद में आपका अप्रैल 24 1973 के बाद ये बात कही है कि ये ओपन हो गया है जुडिशियल रिव्यू के लिए यदि किसी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ठीक है। इसको बात को ध्यान रखेंगे। 73 के पहले इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे नियम बनाए गए जिसके तहत ये बात कही कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसमें रिव्यू संभव है। अब बात करते हैं 10th शेड्यूल की। अब जो 10th शेड्यूल है वो आपका आर्टिकल 102 और 191, 102 एंड 191 में इसकी चर्चा की जाती है और ये कुछ ऐसे संबंधित है कि इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। समझिएगा, एंटी डिफेक्शन रूल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट। 52nd जो आपका संविधान संशोधन था 1985 में हुआ था, उसके तहत आपका 10th शेड्यूल जोड़ा गया था जिसमें ये कहा गया था कि जैसे एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आदमी किसी पार्टी से चुन के आया है और वो आपका अचानक छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है तो दल बदल विरोधी कानून है, अधिनियम है, उससे ये आपका संबंधित है। ठीक है। और भी प्रोविजन है लेकिन उसको अलग से डिस्कशन करना सही रहेगा। अब 11th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 11th शेड्यूल जो कहता है कि इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पंचायत। इट हैज 29 मैटर्स। कहने का मतलब है कि जो आपका 11th शेड्यूल है वो आपका आप जानते हो कि पंचायती राज जो है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रूल था जिसके बाद कई ढेर सारे आपके ग्रामीण विकास ने तेजी पकड़ी। तो सबसे पहले आप जानते हो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज की को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है। और ग्रामीण विकास के लिए तो इस शेड्यूल को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों के विकास के लिए, उनको पावर देने के लिए, उनके पावर को स्पेसिफाई करने के लिए, तो इस तरह के कुल 29 मैटर थे जिन पर कानून बनाया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है। जिससे कि समुचित रूप से कानून के तहत ग्रामीण विकास किया जा सके। लास्ट में आपका सबसे लास्ट में आपका 12th शेड्यूल आता है। ये कुछ पहले जैसा ही है, 11th जैसा ही है। 11th के अलावा जो 12th है उसमें ये बात कही गई कि इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। जैसे हमने आपका 11th शेड्यूल में ग्रामीण की बात की तो ये आपका शहरी जैसे नगर पालिका वगैरह होती है, नगर परिषद होता है, तो इन सभी को पावर देना, उनको अथॉरिटी देना, उनको रिस्पांसिबिलिटी देना, म्युनिसिपैलिटीज को रिस्पांसिबिलिटी देना, ये सारी बातों का डिस्कशन। इसी तरह के 18 मैटर्स का डिस्कशन 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत शामिल किया गया और इस शेड्यूल को आर्टिकल 243 के अंतर्गत रखा गया। 11th शेड्यूल को किसके अंतर्गत रखा गया? 243 के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरीके से हमने पूरे 12वें शेड्यूल की चर्चा की और इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।